माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है। नमस्कार, जी फॉर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। पैसों का हिसाब किताब आंकड़ों के हिसाब से तय होता है, लेकिन पैसों की बात सियासत के नजरिए से की जाए तो फिर आंकड़ों के मायने नहीं रह जाते, बल्कि सियासी मंशा देखी जाती है। नीतीश सरकार की ये पारी आखिरी दौर में है और सरकार के आखिरी बजट के आंकड़ों से मंशा भी भांपी जा रही है। तो क्या ये बजट महज आंकड़ों की चुनावी बाजीगरी है या फिर चमत्कार की तैयारी? बड़ी बहस के दायरे में आज बिहार बजट। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। अंतिम बजट पेश हो गया है, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले इम्तिहान बाकी है। जाहिर है उससे पहले नीतीश सरकार इत्मीनान नहीं कर सकती है। हर जवाब देने हैं, हर हिसाब देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इरादा है कि उनका कमिटमेंट क्या है बिहार के विकास में, महोदय, 1 नंबर में सबसे अधिक बजट प्रोविजन है 22,027.97 करोड़ योजना और गैर योजना मिला के शिक्षा विभाग का। दूसरा है 8,436.90 करोड़ ऊर्जा विभाग का। फिर है 7,951.4 करोड़ कल्याण पर क्षेत्र का। सरकार की ये महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज कल्याण का भी 4,179.20 और पिछड़ा वर्ग का 1,995.30। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 1,497.52% और ग्रामीण कार्य विभाग का 6,821.11%। गृह विभाग का 6,000, क्योंकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेवारी है, 6,179.05%। पथ निर्माण विभाग 5,795.07 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग 5,216.06 करोड़। स्वास्थ्य विभाग 4,971.67 करोड़। पंचायती राज विभाग 4,364.32 करोड़। कृषि विभाग 2,833.20 करोड़। महोदय, ये 10 माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है, जो सपना है, जो उनका इरादा है, उसी के हिसाब से प्राथमिकता तय की गई है। नीतीश सरकार रोड मैप बनाने के लिए जानी जाती है और दूसरी पारी के आखिरी लम्हों में नीतीश सरकार अब चुनावी रोड मैप तैयार करने की तैयारी कर रही है। बजट के जरिए नीतीश सरकार ने सबको साधने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष उन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है जो पिछले 1 साल में लड़खड़ाती हुई सरकार कर नहीं पाई। जो 10 को विशिष्ट गिना है आप, जरा उसका 14-15 में खर्चा कितना क्या ये भी तो बताइए ना। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? लुटाइएगा? चुनाव का साल है, खाली घोषणा करके काम चलाना चाहते हैं आप। बजट अमूमन आंकड़ों की बाजीगरी के नजरिए से देखी जाती है। हालांकि नीतीश सरकार भी जानती है कि ये आखिरी मौका है। अगर इस बजट के रास्ते वो भरोसा जगा देती है तो विश्वास के वोट में तब्दील होने का ख्वाब पाल सकती है। पटना में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन हेतु राइट्स द्वारा ड्राफ्ट DPR तैयार कर लिया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु SPV का गठन किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग को 15-16 में 2,169.85 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें योजना मद में 1,381.74 करोड़ रुपए, गैर योजना मद में 788.11 करोड़ रुपए शामिल है। जाहिर है ये दावे हैं और अगले चंद महीने नीतीश कुमार के लिए सिर्फ दावेदारी के नहीं हो सकते। जवाब तो जनता ही देगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी हर मुमकिन दबाव बनाने में लगी है। नहीं, चुनावी बजट ये तो कोई बजट ही नहीं है। ये कोई चुनावी बजट हो, ये तो कोई बजट ही नहीं है। तो मैंने कहा कि बिहार के लोगों को इस बजट ने घोर निराश किया है
लोगों को उम्मीद थी, आशा की किरण थी, इसके कारण बिहार का विकास होगा, लेकिन हम और ग्रोथ रेट में और पीछे चले जाएंगे। खर्च करने की मंशा जताना अच्छी बात है, लेकिन खर्च का हिसाब देना टेढ़ी खीर साबित होता है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको। नवंबर में नीतीश सरकार को सारे हिसाब देने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उषा विद्यार्थी जी, विधायक हैं बीजेपी से, डॉक्टर इजहार अहमद साहब, विधायक जेडीयू के, विनय बिहारी जी निर्दलीय विधायक हैं, मांझी गुट के माने जाते हैं, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट। सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहते हैं नवल किशोर चौधरी जी। चुनावी बजट कहा जा सकता है, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे कि पॉपुलिस्ट मेजर्स बहुत सारे होंगे। दो पहलू पे हम चर्चा करना चाहते हैं बड़ी बहस में इस बजट को लेकर के, खास तौर से एक तो आर्थिक पक्ष और दूसरा इसका पॉलिटिकल पक्ष। आप थोड़ा प्रकाश डालें। और देखिए, पॉलिटिकल संदर्भ तो बहुत स्पष्ट है। जिस सरकार ने यह बजट पेश किया है उसे अगले 6 महीने में चुनाव में जाना है, और यह चुनाव में जाना साधारण जाना नहीं है, क्योंकि पिछले महीनों में, कुछ महीनों में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हैं जो सत्ताधारी दल को चिंता देने के लिए काफ़ी। आपने देखा है और आपके चैनल में इसकी चर्चा विस्तार से हुई है कि रूलिंग पार्टी में कॉन्ट्राडिक्शंस हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप दी, और उसके जो परिणाम सामने आए उससे कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पार्टी दोनों नीतीश जी का कमज़ोर हुआ है। सत्ताधारी पार्टी कमज़ोर हुई है, और स्वाभाविक रूप से दलित वक्त बच गया है नीतीश जी के लिए। आपको क्या लगता है विद द बजट? हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। जो दलित वोट के खोने की आशंका निर्मूल नहीं है, रियल है डेंजर। ऐसी स्थिति में राजनीतिक संकट है सरकार के सामने। भले वो चुनाव कल जीत के विश्वास मत प्राप्त, स्वाभाविक रूप से जनता का विश्वास प्राप्त करना, खास करके जो तबका मार्जिनलाइज है, सोशली इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज है, मिडिल क्लास है, उसका विश्वास प्राप्त करना अगले चुनाव में उसकी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो उनके पास आज बजट के रूप में था, उस इंस्ट्रूमेंट का वो उपयोग नहीं कर पाए। कैसे? मैं आपको स्पष्ट बताऊं, यह शायद पहला बजट है बजट के इतिहास में, शायद मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि मैं कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि सारी दुनिया का बजट का मैंने न अध्ययन किया है और ना मुझे ये हक है कहने का। लेकिन शायद ऐसा पहला बजट है जिसमें आप जानेंगे कि जो रेवेन्यू साइड, बजट का 2 साइड होता है, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू। उसका एक मोटे तौर से टोटल पिक्चर तो अवश्य दिया गया है, लेकिन उसका जो डिटेल प्रस्ताव है उसका कहीं कोई जिक्र बजट स्पीच में नहीं है। ये अनप्रेसिडेंटेड। अगर आने वाले दिनों में फाइनेंस बिल में विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि फरवरी तक जो भी एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंडिचर का भी लेखा जोखा पूरी तरह से जिक्र किया ही नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? दिस इज द क्वेश्चन। सरकार क्या कर रही थी? सरकार का मतलब माननीय नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी नहीं है। व्हाट वाज द ब्यूरोक्रेसी डूइंग? ये नौकरशाही कर क्या रही थी? ये सवाल किसी मंत्री और माननीय पार्टी का नहीं है। इसका मतलब है गवर्नमेंट पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता जानना चाहती है कि हमारी वह सरकार जिस पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है वह अपना कर्तव्य निर्वाह कर पा रही कि नहीं। लेकिन ये एक पॉइंट है, मैं इस पर आपको अधिक देता नहीं। ये पहला बजट है जिसको गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं आपको ये आंकड़े देखो, बजट स्पीच का कई बार हमको होता है कि किसी ने इसको पढ़ा भी है कि नहीं। आप देखेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस है, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस। हम उन मुद्दों पर आते हैं, लेकिन आपने एक अहम सवाल यहां पर उठाया है। सवाल है, सब्सटैंटिव इश्यूज है, वो बजट के प्रोविजंस है, बजट के प्रस्ताव पर मुझे कहना है। आप जब मौका देंगे तो मैं बताऊंगा कि इस बजट को
मैं एक ऐसा बजट मानता हूं जिसमें ना कोई विजन है, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज है वेलफेयर पर। डेवलप जो चुनौतियां आर्थिक सर्वेक्षण जो कल पेश की गई उसमें दिया गया, आप गंभीर समस्या है। आपको मैं बताऊं, सरकारी दस्तावेज है, इकोनॉमिक सर्वे कल पेश हुआ है, भले ये आउटसोर्स है मैं जानता हूं। उस सर्वे के अनुसार ओवरऑल ग्रोथ रेट डिसेलरेट किया है, और जो चिंता की बात है प्राइमरी सेक्टर डिसेलरेट किया, उसमें भी चिंता की बात है। एग्रीकल्चर में -12% का ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हो रहा है, उस एग्रीकल्चर में जिस पर 76% जनता बिहार की निर्भर है। 89.5 सत्तारूढ़ पक्ष से डॉक्टर इजहार अहमद यहाँ पर बैठे हैं जी, और उसको बहुत चिंता करने में या बजट सक्षम नहीं है युवाओं। और ये जो एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, गरीबी का सवाल है, इस पर विस्तार से मैं बाद में करूंगा क्योंकि और अन्य साथी हैं पैनल में, नहीं चाहता कि उनको मौका नहीं मिले। लेकिन मैं मानता हूं, मैं अपेक्षा कर रहा था सरकार से, खास करके जब नीतीश कुमार जी खुद मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मैं उनका आज भी सम्मान करता हूं सारी आलोचनाओं के बाद भी। क्या यही बजट है? क्या इसी के लिए नीतीश कुमार जी को सत्ता में फिर वापस आना पड़ा? वो भी तब जब इनके विजुअल डॉक्यूमेंट्स की बार बार विश्व में जो है सराहना की जाती थी। डॉक्टर इजहार अहमद, सवाल यहां पर लाजमी है, आखिर क्या हुआ? क्यों जो है फरवरी तक के तमाम उन आंकड़ों को, जो एक्सपेंडिचर हुआ, जो रेवेन्यू आया, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा आखिर पेश क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या छुपाना चाहती है सरकार? आपको क्या लगता है जो कार्यकाल पहले का रहा वो एक बदनुमा दाग है जिसे आप छुपाना चाहते हैं, इस वजह से उसे जो है जनता के सामने आप पेश नहीं करना चाहते हैं? यह आरोप आप पर विपक्ष लगा रहा है, और आपने देखा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक इकोनॉमिक्स जो है, उनका भी पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, आपकी दलील। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवपूजन जी। आपने बिहार में खास करके बजट आज पेश हुए और उसके बाद आज आपने बुलाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अपनी बात अपने तरह से कहने का सबको हक है। और कोई आदमी ऐसा नहीं कि घर का जो गार्जियन होता है ताकि हमारा घर नहीं सजे और संवरे, ये इम्पॉसिबल सी बात है। और माननीय नीतीश कुमार जी जो पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी बार बनाए गए, तो कहा कि वो जिस हालत में बिहार था, बिहार के लोग थे, बिहार की हालात थी, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क से लेकर के किसी मुद्दे पर आप चले जाएंगे तो शायद देखेंगे कि वही कहना अगर मुनासिब नहीं होगा कि हमने तो समंदर में रास्ते बनाए हैं, और सर सिर्फ और भी समंदर में मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा। और या फिर मैं चर्चा कर रहा है, आप शब्दों की बाजीगरी में ले गए नहीं उसी में। और दूसरी ये है कि जहाँ तक सवाल है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि दलित वोट्स के सिलसिले में पहली बार आजाद हम उस पे भी आएंगे, फोकस किया है, लेकिन बात मूल सवाल मेरा वहीं पर है। पहले हमारी बात, मूल सवाल चौधरी जी का ये नहीं है कि दलित वोट आपने फोकस किया है या नहीं किया है। ट्रेंड से सुना हुआ बात, देखिए आप छोटे सवालों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल है मैंने कहा उससे आपको परहेज क्यों है? डॉक्टर इजहार अहमद साहब, दलित को किसी ने सौंपा अगर सही में बागडोर में, किसी ने माननीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री, तो एक आदमी सब पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। आप मानते हैं? और ये जीतन राम मांझी जी का जो भी कार्यकाल है उसे आप बदनुमा दाग मानते हैं या मानते हैं कोई स्वर्णिम काल रहा बिहार? जो बात है वो मैंने कर ले दीजिए, बदनुमा दाग है या नहीं है ये तो फिर डिस्कस की बात होगी। ये एक चीज थी। दूसरा कि क्या बता सकते हैं आजाद हिंदुस्तान में दलितों के लिए, पिछड़े के लिए, पंचायत तक, प्रखंड तक, गांव तक रिजर्वेशन किसने दिया? एक वार्ड तक। हमारी चर्चा का विषय आज वो नहीं, हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपसे इसी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, ना तो एक्सपेंडिचर का, ना रेवेन्यू का। आपने डिटेल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया? देखिए सबमिशन का मैं वही बा रहा हूं। डॉक्टर इजहार अहमद साहब, बजट कोई भी सरकार अपनी जेब से पेश नहीं करती, ये आम जनता की गाढ़ी कमाई का बजट है, इसलिए ये सवाल लाजमी है आपसे, आप इस मूल सवाल का जवाब हमें दे दें। सवाल मैं बिल्कुल कर रहा हूं, सवाल के छोटे होते हैं और जवाब बड़े होते हैं। सवाल आपको छोटा करना पड़ेगा, या तो आप दिन भर बोलते रहें, कोई बात नहीं, हम सुनता रहूं, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं। लेकिन आपसे जो सवाल किया इजहार अहमद साहब, उस सवाल के जवाब के अलावा आप हमें पूरी दुनिया ब्रह्मांड घुमा चुके हैं। कि जैसे अभी बजट का जैसे सबसे बड़ा हिस्सा दिखा रहे हैं कि भाई शिक्षा, क्या शिक्षा बिहार में जरूरी है कि नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि बिजली की हालात पहले से बिहार में गांव में बढ़ी है क्या घटी है? क्या बता सकते हैं? आज के दिन में सुदूर गांव में जो सबसे रिमोट एरिया मेरा कहलाता है, जहां से मैं दरभंगा से जीतता हूं, शायद उसी इलाके से आपका भी ताल्लुक है। ये तो आप बता रहे हैं जो प्रोविजंस किए गए बिजली, और आज लड़की नहीं, शिक्षा जो है लड़कियां आखिर के किसके वजह से आज? चलिए, हमारे दर्शक बहुत इंटेलिजेंट है, आपके जवाब से वो जो है अर्थ निकाल लेंगे। लेकिन उषा विद्यार्थी जी, आपको क्या लग रहा है? आपने जवाब सुना, विपक्ष प्लस 2 में सत्तारूढ़ प्रोजेक्ट हो रहा है,
सत्तारूढ़ पार्टी को आड़े हाथों ले रहा है। एक सबसे बड़ा जो आपने आरोप लगाया है वो ये आरोप लगाया है कि फरवरी तक के तमाम आंकड़े आखिर आज विधानसभा में पेश क्यों नहीं किए गए, सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। क्या भारत सरकार, मैं ये कहना चाह रही हूँ शिवपूजन जी कि जो पूरा बजट आया और बजट जो पढ़ा गया और बजट जो लिख करके भी लाया गया, हम लोग देख रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई नया, इसमें कोई नई बात, जैसे आपने कहा वो हम उस विषय पर आते हैं कि फरवरी तक का एक्सपेंडिचर का उसमें नहीं जिक्र किया गया। कोई नई चीज इस बजट में नहीं है, वही पुरानी जब हम लोग साथ में थे जो योजना बनी थी उसी को विस्तारित करते हुए इस बजट को पेश कर दिया गया है। जबकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया तो उनका नया कोई विजन होना चाहिए था, नए और हम क्या क्या कोई नई योजना करेंगे। मुझे तो लगता है कि जीतन राम मांझी जी जो बनाए उसमें भी इन्होंने सहयोग किया कि नहीं, उसको ठीक से देखा कि नहीं। आनंद फानन में इसी तरह से बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और सदन के अंदर यह बजट पेश कर दिया गया। और ये आंकड़ों की चीज में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी मैं देख रही थी कि आंकड़े पढ़ रहे थे कि किस विभाग को कितना मिला, लेकिन मिलने का मतलब नहीं है। अगर मिला तो क्या उसमें सरकार ने खर्च किया, क्या शिक्षा पर खर्च हुआ, क्या पुलिस डिपार्टमेंट पर खर्च हुआ। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है वो तो काफी चौंकाने वाले हैं और खर्च भी नहीं हुआ। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, पिछले साल एक तो कि नई कोई बात नहीं है इस बजट में, और दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो 5-5 करोड़ वित्तीय वर्ष जो पिछले वर्ष का जो पैसा बचा हुआ रह गया, ये भी सरकार नहीं खर्च कर पाई, सारा पैसा अभी खर्च नहीं कर पाई। और ये बजट आया, कोई नया बजट नहीं आया, तो सरकार क्या चाहती है? केवल हर बात में केंद्र सरकार नहीं पैसा दे रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही। केंद्र सरकार तो आपको जो जितना पहले मिलता था 32%, उससे आपको 42% बढ़ा दिया जी, आपको 42% बढ़ा दिया। आगे भी हम आपके पास आते रहेंगे अपने सवालों सरकार का कोई विजन नहीं हुआ। आप सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार रखें। आज हमारे साथ इज़हार अहमद साहब हैं, तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन विनय बिहारी जी मांझी गुट के माने जाते हैं, मांझी जी के टीम को अगर आज बजट पेश करना होता तो क्या होता मुख्य बिंदु? देखिए, हम लोग का तो जो मुख्य बिंदु होता है वो 34 जो हमारे कैबिनेट से जो स्वीकृत बातें हैं उनको किस तरह से हम लागू करते। अभी जैसे शिक्षा पे बातचीत चली कि 22,000 करोड़ हुआ है, तो आज इतने टीईटी के तहत जो शिक्षा के रोड पे घूम रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि उसमें से 1 लाख लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को चयनित किया गया। अभी तक 30 से 35 हज़ार शिक्षकों की ही बहाली हो पाई है। एसटीईटी के संगीत शिक्षक, ललित कला के शिक्षक सब रोड पे घूम रहे हैं। शिक्षकों की इतनी कमी है जो हर 40 विद्यार्थी पे एक शिक्षक की ज़रूरत है। तो मैं अभी जो सैनिटरी नैपकिन बांटी जा रही है उसकी बात अभी अखबार में अभी हम कहते हैं कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि स्कूलों में शिक्षकों की ज़्यादा ज़रूरत है। आज किसी बच्ची से पूछा जाए कि तुम्हें क्या ज़रूरत है तो सीधा कहेगी हमारे स्कूल में, हमारे महाविद्यालय में। उन्होंने प्रोविजनिंग की ही है इज़हार अहमद साहब, शिक्षा के लिए तो प्रॉपर प्रोविजनिंग आपने की है। सभी शिक्षकों केवल बिल्डिंग बनाने के लिए केवल बिल्डिंग में खर्च हो जाएगी, ताकि आपस में बातचीत हो जाए। शिक्षक को देने के लिए पैसे नहीं है। वो आरोप लगे हैं शिवपूजन जी, ये कह रहे हैं सैनिटरी नैपकिन की जगह पर शिक्षकों की जरूरत है। नहीं तो लड़कियों से पूछ लिया जाए कि लड़कियां क्या कहती हैं, शिक्षक चाहिए क्या चाहिए। जी, हमारे बड़ा प्यारा भाई है, हमारा दोस्त भी है, विनय बिहार जी मंत्री भी थे, अभी 4 दिन पहले तक मंत्री ही थे। ये आज ये जो यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं कि ये 1.5 लाख टीचरों का टीईटी का मामला, 1.5 लाख इसका नेपकिन का, स्कूल का और सारे लोगों का, ये तो 9 महीना 8 महीना मिनिस्टर रहे, हम लोग मिनिस्टर भी नहीं थे, मिनिस्टर भी नहीं थे। तो इसको तो देखिए ऐसा है, उस वक्त क्या किया, अब तो ऐसा है कि जो कैबिनेट की बात कहते हैं, ये कैबिनेट में आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी शिवपूजन जी, आप उठाकर देख लीजिए कोई भी एक आदमी से कि क्या वो कैबिनेट में जो एजेंडे थे जो 2 दिन में पास हुए 30, 25, 50 जो है, क्या वो एजेंडे नियमानुसार थे? क्या सेक्रेटरी का प्रस्ताव था? ठीक है, वो होगा, वो तो रिवीजन देखिए, वो होगा, वो रिवीजन देखिए, वो तो देखिए 3 से 4 करोड़ की प्रोविजनिंग अगर की गई है, जो ये जिक्र कर रहे थे सैनिटरी नैपकिन का लेकर के, उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, एक
चीज ये कह रहे हैं शिक्षक नदारद हैं, आप सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षक आ नहीं रहे, अगर आप मिड डे मील स्कीम दे रहे हैं तो आखिर विद्यार्थी आके करेगा क्या? शिव पूजन जी, ऐसा है कि आप तो बोलने लगते इसलिए सुनते नहीं, प्रॉब्लम ये है। मैं पूरी तसल्ली नहीं सुनना चाहते हैं। मैंने पहले शिव पूजन जी, जब मैं पहली बार जीत करके गया था अपनी कंस्टिट्यूंसी में, जब जाता था, शायद विनय बाबू तो हम उस टाइम नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे, जब था तो जब जीत करके आए थे तो शायद आपको पता है, आप भी पता होगा कि आपके भी गांव में और घर में, स्कूल में और विद्यार्थियों की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन। मैं भी जाता था उस वक्त 1 करोड़ रुपए मिलते थे और पेड़ के नीचे में बच्चे पढ़ते थे और एक ही चीज कहते थे लोग, एक ही चीज कहते थे कि लोग ये थी कि वहां पर ये नहीं थे। और उसके तब चरवाहा विद्यालय की स्थापना हुई थी। मैं जो कह रहा हूं पहले, या तो पहले सुन लीजिए, चरवाहा विद्यालय पर फिर जब आइएगा चरवाहा विद्यालय पर बहस करेंगे हम। अब सब्जेक्ट जब बजट पे है तो चरवाहा विद्यालय पर बहस करने के लिए आज है या बजट पे। मैं कह रहा हूं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो पिछले दिनों जो चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य, सड़क से, जहां तक सवाल है कि बजट के सवाल से, भवन से, शिक्षा से, क्या बच्चे और बच्चियां किसी जात किसी धर्म की थी? क्या स्कूल साइकिल जो मिले क्या वो गलत काम हुआ? क्या बिजलियां जो आज गाँव में जल रही हैं क्या वो गलत काम हो रहा है? क्या पहले से विद्यार्थी बढ़ा नहीं है? क्या फर्स्ट डिवीजन को जो पैसे मिल रहे हैं क्या वो गलत काम हो रहा है? ये सवाल गलत नहीं, अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छे काम जब हो रहे हैं नहीं बताओ टीचर काम हो दिख रहे हैं। अब रही बात कि जहां पर बिल्कुल खाली था निश्चित रूप में कोई भी अगर धीरे आज की तारीख में लंबी कतार में बच्चों और इसीलिए आज के दिन में ये समस्या परेशानी हुई, सब लोग हर बिरादरी के और इसलिए की जो है माफ हमने दिए जलाए थे सूरज को, ये क्या गलत काम हुआ? और सूरज बना रहे हैं हम दिए को जो इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। प्रोफेसर नवल साहब, आपसे पूरा पर्सपेक्टिव हम लेंगे, लेकिन मजबूरी है हमारी एक छोटे से ब्रेक की। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है। इस बजट से लोगों की उम्मीदें तो बहुत थी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत हम करते हैं, चर्चा को उठाते हैं। 3 साल के विकास दर के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं प्रोफेसर नवल जी, हम देखते हैं लगातार बिहार में गिरावट दर्ज की गई है। इस बजट से उम्मीदें थी कि शायद नीतीश कुमार अंकुश लगा पाएंगे इस गिरते हुए विकास दर पर। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। सच कहिए तो नीतीश कुमार जी की ब्रांडिंग ही थी विकास पुरुष की, और इनिशियल ईयर्स में इसकी पुष्टि हुई थी, क्योंकि विकास की बात ही नहीं उन्होंने की, बल्कि विकास के मार्ग पर वो आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़ा। उसका लाभ बिहार को तो हुआ ही, बिहार की छवि सुधरी, लेकिन उससे अधिक लाभ मुख्यमंत्री उस समय के और आज के मुख्यमंत्री की हुई। उनकी छवि कई गुना अधिक सुधर गई, और देश और विदेश में। लेकिन अगर आप पिछले सालों को देखेंगे, मेरे सामने वो आंकड़े हैं जिसको बिहार विधानसभा में कल पेश किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो मैं आपको कहूँ कि ये स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई है 2-3 साल पहले। ये इस 6 महीना और 9 महीने की बात नहीं है, 13-14 का फिगर है, जिसमें जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है -11 एग्रीकल्चर का -11.58 है। ओवरऑल ग्रोथ रेट डिसेलरेट किया है, लगभग 1% डिसेलरेट किया है 10.74 से ना। लेकिन जो चिंता की बात जो मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट -11.58 है। इसी तरह अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखिएगा तो सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर कहलाता है, उसमें भी गिरावट आई है काफ़ी तेज़ी से। 6-7% का ड्रास्टिक डिक्लाइन देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ये 17 से 11-12 तक आ गया है। कंस्ट्रक्शन 34-25 अब 15 आ गया, जो एक मेजर सेक्टर था, वो ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा था। तो स्वाभाविक रूप से ये ग्रोथ की बात है, और ख़ास करके जब एग्रीकल्चर माइनस में जाएगा, जी कारण जो भी हो, तो एग्रीकल्चर पर निर्भर लोगों की स्थिति दयनीय होगी। और एग्रीकल्चर पर उनके बहुत विशेष प्रोविजनिंग है क्या इस बजट? देखिए, उसमें 3,000 करोड़ एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट प्रोविजनिंग है,
मैं इसको मानता हूं कि ये इनएडिक्वेट है। सरकार की नज़र में ये एडिक्वेट हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी आप देखेंगे तो जो परसेंटेज के टर्म्स में 8वें नंबर पर एग्रीकल्चर आता है। एजुकेशन में 19.16% का है, एग्रीकल्चर में 4.10। ये सरकारी दस्तावेज है जो आज बजट के पेपर्स के रूप में प्रेजेंट हुए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर की कुछ और समस्याएं हैं जिसमें मेजर इनिशिएटिव्स होने चाहिए। यहाँ बैठे लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बिहार एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो नहीं सका। 2008 से लगातार नीतीश कुमार बार बार इस बात की कवायद में जुटे हुए थे किसी तरीके से इथेनॉल हब यहाँ पर स्थापित हो जाए, वो भी नहीं हो पाया। कोई मेगा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो ही नहीं सका, तो एग्रीकल्चर पर कम से कम फोकस तो रखना चाहिए था। यही तो मेरा भी पॉइंट रहा है। देखिए, ग्रोथ जो होता भी है वो किसका ग्रोथ हुआ, किन लोगों का हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां का 76% लोग ग्रोथ से वंचित है जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर है, यहां के लगभग 89.4% 5% है, लगभग 90% आबादी जो रूरल सेक्टर है, अगर ग्रोथ उसको बाईपास करता है, जो कि आंकड़े बताते हैं कि बाईपास कर रहा है, तो बिहार में अगर जो विकास हुआ भी वो किसके पास गया? किसके पास? थोड़ा सा हमारी मजबूरी आपको रोकना। तब चिंता तब होती है जब उसका मुखिया अपने को समाजवादी कहता है, और जब उसका मुखिया कहता है कि मैं सोशल जस्टिस का प्रणेता हूं, और मैं उसके लिए मैं सम्मान करता हूं कि कम से कम बोलने के लिए तो यह है कि मैं समाजवादी हूं और मैं चाहता हूं मध्यम वर्ग और आम आदमी का विकास, लेकिन आंकड़े नहीं बताते हैं। आंकड़े नहीं बताते। थोड़ा सा हमारी मजबूरी आपको रोकना। बात हुई, मुझे आप जब एजुकेशन पर हम आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे, लेकिन डॉक्टर इजहार अहमद साहब, आपसे यहाँ पर सवाल लाजमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आंकड़े बताते हैं कि जो मूल तबका है यहाँ का, तकरीबन 90% आबादी की आपने अनदेखी की है। 76%। देखिए, एक चीज़ है शिवपूजन जी के, प्रोफेसर साहब ने सही पहले ही बात कहा, पहले जुमले में, कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पहले थे फिर अभी बने, तो देश में विदेश में भी इनकी एक शोहरत हुई और वो विकास पुत्र, अभी जस्ट इन्होंने कहा विकास पुत्र के रूप में इनको जाना गया। आंकड़े का जहाँ तक सवाल है, आप कह रहे हैं आंकड़ा सही बता रहा है, क्या आंकड़े के हिसाब से क्या आज आप जाकर के जो देख रहे हैं कृषि के, जो कृषि का विकास हुआ है, या जो पैक्स का शेयर में जो चुनाव हुए, ये चुनाव ये 25 साल 20 साल 25 के बाद हुए, क्या किसानों के हित में किया गया? ये भाई अपने आपको समाजवादी कह रहे हैं, धान के क्रय 75% के पूरा ख्याल रखा गया, और आज मनरेगा, इसलिए मनरेगा तकरीबन 12% की गिरावट दर्ज की गई है। डॉक्टर इजहार अहमद साहब, 177 ये आंकड़े हम लोग नहीं पेश कर रहे हैं, आंकड़े आपकी सरकार के आंकड़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आपने डाला है। गरीब गुरबाओं के लिए आज मनरेगा में 177 रुपए हिसाब से कर दिए गए। आखिर आपको लग रहा है कल कहा था उषा विद्यार्थी जी, ये सिर्फ और सिर्फ उषा विद्यार्थी जी, आपको लग रहा है सिर्फ ये वो हक है, और जो किसान के लिए हो रहा है आज उषा विद्यार्थी जी, आपको क्या लग रहा है? आपने इजहार अहमद साहब के बयान को सुना, आपको क्या लग रहा है? झूठ बोल रहे हैं। क्या गांव किसानों का तो जो प्रति क्विंटल बच्चे पढ़ेंगे, क्या उससे फायदे नहीं होंगे? देने का घोषणा शिक्षा पे भी आ रहे हैं, शिक्षा पे भी आ रहे हैं, इजहार अहमद साहब हम शिक्षा पे भी आ रहे हैं, कृषि पर कल के पहले में आज के मुकाबले में गांव में जो सड़कें बनी, क्या किसानों को फायदा नहीं हुआ? क्या पुलियो बने और बिचौलिया से धान खरीद के सरकार बाबाई कर रही है बड़ा गांव प्रत्येक प्रखंड में, तो क्या उससे थोड़ा सा रोक रहा हूं प्रोफेसर साहब। 2008 में प्रोफेसर साहब 2008 में जिक्र बड़ा जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार क्या करते थे कि इथेनॉल हब बनाएंगे। उनका यह भी कहना था कि जो पश्चिमी चंपारण का इलाका है, उस इलाके में गन्ने की अगर उपज होती, बहुत आयात हुआ करती थी, कि एक जमाना था महज 3 पानी में गन्ना वहां पर जो है मैच्योर हो जाता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18 से 20 पटवन की जरूरत होती है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गन्ना का यहां पर बेहद कम होगा। इथेनॉल हब कभी भी नहीं लग पाया। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ताल ठोक करके कहे गए, आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, यानी कि बिहार की जनता के लिए रह गया अगर कुछ तो सिर्फ और सिर्फ कृषि, और ये है उनका जवाब। मैं बताऊं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मैं आंकड़ा बिहार सरकार का पढ़ रहा हूं जो कल असेंबली में पेश किए गए हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का 2 सेक्टर होता है, निबंधित जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। आप जिन यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड की श्रेणी में है। आप 5-6 से मैं फिगर बता रहा हूं, आप देखें 5-6 में -44.60%, 6-7 में -17.05%, 9-10 में -14.65%,
11-12 में -20.62%, 12-13 में 1.35%, 13-14 में 0.79%, लेस देन 1%। यह ग्रोथ रेट बिहार सरकार का दिया हुआ है। मैं नहीं जानता कि ये सही है गलत है कि नहीं, लेकिन बिहार सरकार कहती है कि सही है, तो ये सही है। कहाँ ग्रोथ हो रहा है? क्या हुआ शुगर इंडस्ट्री का? क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का? सच कहिए, जो आए इन्वेस्टमेंट बोर्ड को, और ये डॉक्यूमेंट में है, बजट स्पीच में है, आप रिसर्च करवा के देख लीजिए। और बिहार सरकार के जो भी इंडस्ट्री मिनिस्टर आना चाहे आए, मैं आपके चैनल पर बहस, यहां नहीं भी आए तो दूसरी जगह आए या उनके प्रतिनिधि आए। मैं बताऊं कि जो इंडस्ट्री के नाम पर बातें आई, जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड को आई, लेस देन 1% एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। जो लेस देन 1%, बहुत चिंता का विषय है। इज़हार अहमद साहब, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। 2% से तो अधिक हुआ ही नहीं। ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं जी, जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है। क्यों ऐसा हुआ? कारण नहीं खो सकते, लेकिन सरकार समर्थ नहीं हो पाई इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ा। ऐसी स्थिति में जो दुखद स्थिति पैदा हुई, और मैंने सरकार को कई बार कहा कि देखिए, ग्रोथ के प्रोसेस में प्राइमरी सेक्टर, जिसका मुख्य हिस्सा एग्रीकल्चर है, उसका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन घटता है। यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर उस पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत नहीं हो या कम हो, और उसका कंट्रीब्यूशन टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घटे, तो इसका मतलब सीधा हुआ ये वो टेक्निकल पॉइंट है। इस लाइन को खत्म करने दीजिए जी। या अगर होता है कि पॉपुलेशन का डिक्लाइन एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर पर, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंस या तो नहीं घटे या कम गति से घटे, और अधिक गति से उसका कंट्रीब्यूशन टोटल इनकम में घटे, इसका सीधा मतलब है जो वहां है रिलेटिव टर्म्स में उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। किस तरह का विकास की बात है? ये सारे आंकड़े प्रूव करते हैं। और मैं चिंतित इस बात से हूं, क्योंकि अगर बिहार की 90% आबादी जो रूरल सेक्टर पर है, 76% आबादी जो कृषि पर है, जहां मच ऑफ पॉवर्टी लाई करती है, गरीबी अधिकांश रूरल सेक्टर में है, पलायन रूरल सेक्टर में है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्काइज रूरल सेक्टर में है, उनके नाम पर वोट लिया जाता है, समाजवाद उनके लिए रेलेवेंट है, तो स्वाभाविक रूप से चिंता होती है। कैसे होगा ये अलग प्रश्न है, लेकिन सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। इस बजट में भी उन्होंने गंभीरता कोई, आप देखिए, दो रणनीति का दोष मैं बताऊं। लैंड रिफॉर्म्स पर इन्होंने एक कमीशन बनाया था, डी बंदोपाध्याय कमेटी। क्या हुआ? रद्दी की टोकरी में इस सरकार ने भेज दिया। समाजवादी, किस तरह का समाजवाद जो फ्यूडलिज्म को बढ़ा? डॉक्टर इज़हार अहमद साहब से एक सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद जवाब आएगा। मैं मानता हूं कि जो इरिगेशन का मेजर प्रोजेक्ट्स खाली कहने सुन नहीं होगा, 1 लाख हेक्टेयर जिसमें बजट में कहा, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो सोन कैनाल सिस्टम का क्या हाल है, कोसी का क्या हाल है, गंडक का क्या है, मेनी ऑफ द मीडियम एंड मेजर स्कीम्स डिलैपिडेटेड कंडीशंस में। अगर फ्लड कंट्रोल नहीं होगा, वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा, किसानों का भला क्या हो? उसका प्राइस का देख लीजिए, अभी हंगामा हो रहा है विधानसभा में। आप इस पर बहस के लिए मैंने कहा है अभी, और श्याम रजक जी तैयार हुए, मैं पटना कॉलेज में उनको बुला रहा हूं बहस के लिए। मैं कह रहा हूं कि उनको नहीं प्राप्त, किसानों की क्या स्थिति होगी, और अगर किसान और मजदूर और मिडिल क्लास का भला नहीं होता है, बिहार के विकास का क्या अर्थ है? एजुकेशन की बात मैं करना चाहता हूं, मैं एजुकेशन से आता हूं, मैंने 51 साल एजुकेशन में पटना कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ हूं, पटना यूनिवर्सिटी। आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप स्कूली कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग किसने बनाया था? माननीय नीतीश कुमार जी ने। मुचकुंद दुबे मेरे सामने उन्होंने अलग ले जाकर के किसी सेमिनार में प्रस्ताव दिया। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? उस रिपोर्ट को जिसको 7 में सबमिट किया गया, कहा गया था एलिमेंट्री स्कूल को अगर करना है तो 74.54% इंक्रीज स्कूलों की संख्या में होनी चाहिए, सेकेंडरी में 100% इंक्रीज, सीनियर सेकेंडरी सब 750 गुना बढ़ाना है, टीचर की संख्या 3 गुना बढ़ानी है। क्या तो बिहारी जी कह रहे हैं कि 1100 विद्यार्थियों पे महज 4 लास्ट पॉइंट जी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज 40% टोटल टीचर्स का 40% नहीं है। किस तरह का एजुकेशन क्वालिटी? ये हाल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर, पैरा टीचर, एससीटी, एसएलटी, आपने उनको परीक्षा ली, आप उनको ये नहीं कर रहे, रेगुलाइज नहीं कर रहे, आप कहते हैं चपरासी बन जाओ। याद कीजिए माननीय नीतीश कुमार जी के सवाल हुआ था कि चपरासी से कहता है, कौन कहता है आपको टीचर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसकी आत्मा एकेडमिक्स है, और एकेडमिक्स की आत्मा टीचर में है। अगर टीचर नहीं है तो बेहतर है ये स्कूल न रहे, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होगा। वैसे में सैनिटरी नैपकिन देना कितना लाजमी है। चलिए, हमारी मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं निश्चित रूप में इस पर हम जवाब चाहेंगे डॉक्टर इज़हार अहमद आपसे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट से बाजीगरी। बहुत सारे सवालों की झड़ी थी। ब्रेक पे जाने के पहले इजहार अहमद साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कैसे बिहार को आखिर बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालेंगे? कोई विजन नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, कोई विजन नहीं है यहाँ के किसानों के लिए, कोई विजन नहीं है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। एक मिनट, इजहार अहमद साहब से बहुत सारे सवाल। अच्छा, एक और आप आरोप लगाना चाह रहे हैं, एक सवाल और पूछना चाहते हैं, सब सवालों का एक साथ जवाब दे देंगे। क्या क्या चीज नीतीश कुमार जी ने किया जो बिहार को सारे जो पैसे लगने थे विकास में, डेवलपमेंट में, उन्होंने कहा बुद्ध पार्क में लगा दिया। म्यूजियम, एक म्यूजियम तो ठीक हो नहीं रहा, दूसरे म्यूजियम में पैसे की लेन देन कर करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो गए। उन्होंने इंडस्ट्री कोई नहीं लगाई, कोई बहुत अचीवमेंट नहीं किया। एक आरोप और लगा दिया इन्होंने, एक आरोप और लगा दिया कि ताजमहल बनाएंगे, घर नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी चीज क्या कर दिया कि बहुत बड़े आपका सवाल खत्म हो गया है, हम जवाब दे, बहुत सारे सवाल किए हैं। डॉक्टर इजहार अहमद को जवाब तो देने दीजिए। हिंदू के जो लोग जो जिनकी दाह संस्कार होता है उसके लिए नीतीश कुमार जी को यह म्यूजियम दिखाई पड़ा, लेकिन एक लाश जलने के लिए पटना के गांधी मैदान बांस घाट पर एक जगह नहीं बना सके। अगर उस सहारे वाले के सहारा लेकर हमारा दाह संस्कार पटना के बांस घाट पर होता है, लेकिन वो आधा पैसा उन्होंने 14% कब्रिस्तान में खर्च कर करके कितना किया है उन्होंने बता रहे 8,000 करोड़ जो केवल घेराबंदी में खर्चा कर दिया। लेकिन एक मरने के बाद जिस बांस घाट पर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की वहां पर दाह संस्कार हुआ, माननीय स्वर्गीय जयप्रकाश जी का दाह संस्कार हुआ, अभी कुछ दिन पहले पूर्व रामसुंदर दास जी का हुआ, वहां पर एक हमारे अप्रोच नहीं बना सके। यही विकास और यही की बात करते हैं, इसलिए इंडस्ट्री और ये सब बात बेईमानी है, ये धोखा है। केवल नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मैं अपने कुर्सी से चिपके रहूं, बिहार का कोई विकास नहीं हो। जात पात करके उन्होंने लालू जी से सीखा है कि अब कैसे मैं कुर्सी से चिपकूं और मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन बिहार की जनता यह इस बार उनको सबक सिखाएगी। जैसे पिछली बार 2 पर भेजा और सर कह रहे मैं उस बात से नहीं मानती कि उनका विजन है और विकास है, वो केवल मतलबी है। शर्म आनी चाहिए कि हमको अपने दाह संस्कार करने के लिए पटना के गांधी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत सारे सवालों की झड़ी है, आपका वक्त की बहुत कमी है। पूजन जी, ऐसा है कि मैंने तो सोचा था कि हमारे गार्जियन प्रोफेसर साहब की बातें शिक्षा और एजुकेशन और मैं बोलूंगा, अगर विद्यार्थी जी बोल रहे हैं तो मैं पहले इन्हीं की बात इन्हीं को समर्पित कर देते हैं पहले कि हम ना होंगे तो गजल कौन कहेगा, और उस मट्टी के मूरत को फिर ताजमहल कौन कहेगा। मैं एलजेपी में एमएलए था, ये लोग और ये तो उस दिनों नहीं थी एमएलए, फिर कहानी पे चले गए। हाँ, सवाल मैंने दिया नहीं पहले इनका मैं वही कह रहा वही कब्रिस्तान का तमाम जो घाट है गंगा के किनारे, उसी के पर शिवजी मेरी बात तो सुनिएगा तब ना। मैंने खुद मैं कह रहा हूं कि मैंने सवाल 2007 के यही मार्च 17 या 18 मार्च था 2007 का, मेरे सवाल खुद इसी पर थे कि शमशान घाट की भी घेराबंदी को सरकार को करना चाहिए था, जिस तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी होने का मेरा सवाल था। रास्ता तो हो जाए, मेरा सवाल था। लेकिन पूछ ली, उसमें एनडीए की सरकार थी, भाजपा के मंत्री थे, उन्होंने जवाब देने के लिए उठे तो यही विपक्ष के नेता थे। नीतीश जी पर आपको भरोसा नहीं, भाजपा के लोगों पर विपक्ष के नेता, लेकिन मूल सवाल जो प्रोफेसर साहब ने किया है उसका जवाब देना आप लाज़मी समझते हैं। किसानों के लिए कोई विजन नहीं आपके पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई विजन नहीं। और आपका कृषि की बात जहां तक कहते हैं, कृषि का ग्रोथ के सवाल जहां आपके पास सवाल है, जहां तक एक तरफ बाढ़ है दूसरी तरफ सुखाड़ है, तो क्या किया? आपको 10 साल का मौका मिला, आपने किया क्या? समस्या पैदा होती है। नदियों को जोड़ने की योजना आज की योजना नहीं, बहुत पहले से योजना है। आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इजहार अहमद साहब, थोड़ा सवाल को मैं और समझाना चाहता हूं। आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बीजेपी कहती है आपके पास लैंड बैंक है नहीं, इंडस्ट्रीज कहां लगाएंगे? सरकार बनेगी तो बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे जिससे बिहार के हक में भाई साहब वही तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, आपके पास लैंड बैंक है नहीं, पैसे देते हैं उसे खर्च आप करते नहीं, विशेष राज्य का दर्जा
लेके करेंगे क्या? क्या वो 15 लाख रुपया कहाँ चले गए? आज अमित शाह जी की बयान तो चेंज हो जाती है क्या? चलिए विनय बिहारी जी, सरकार में बहुत लंबे काल तक आप शामिल भले ना रहे हों, लेकिन मांझी जी का भी विजन देखा, नीतीश जी का भी आपने विजन देखा, मूल अंतर क्या लग रहा है आपको? लग रहा है क्या ये सरकार सीरियस है डेवलपमेंट को लेकर के? में जाके देखे वो कैसे तैयार हो गया, सुन लेते हैं, वक्त की थोड़ी कमी है। कैसे तैयार हो गया, आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहां से आ गया, चाणक्य विश्वविद्यालय कहां से आ गया, आखिर क्या ये आखिर के ये आखिर प्रोफेसर साहब से छोटी टिप्पणी 30 सेकंड की उम्मीद कर रहे हैं, 1 मिनट 30 सेकंड की टिप्पणी उम्मीद कर रहे हैं प्रोफेसर साहब से। ऐसे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। IIT कंपीट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका IIT की कोचिंग करने के लिए कोटा जा रहे हैं, ये सच्चाई, ये जमीनी हकीकत। ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं यहाँ के बच्चे। प्रोफेसर साहब आप अपनी बात रख सकते हैं जी। और बिहार के लोगों को वोट मिला और बिहार के लोगों को सीट मिली। 1 मिनट 30 सेकंड में प्रोफेसर साहब, मैडम 1 मिनट, अगर हमने ये सोच लिया है दूसरे को बोलने नहीं देंगे। जी 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 प्रोफेसर साहब 1 मिनट प्रोफेसर साहब कुछ बात रख रहे हैं फिर साहब 1 मिनट। बिल्कुल सही आपने कहा, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आपने बिल्कुल सही कहा, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चाणक्य ने। बिहार के कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं? किस बिहार की बात कर रहे हैं? कितने बच्चे इसमें? यही तो मैं कह रहा हूं, उनके पास विजन है, लेकिन ये विजन है 5% लोगों के लिए, 2% लोगों के लिए। बिहार की 90% लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी, माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं। विनय बिहारी जी जाते जाते 15 सेकंड में आपकी अंतिम टिप्पणी हम चाहते हैं। क्या खुश हैं इस बजट से? सर वक्त खत्म हो चुका है, माफी चाहता हूं, फिर और कभी। विनय बिहारी जी अंतिम 30 सेकंड आपके लिए। जी जी जल्दी से अपनी बात रखें जी। ज्यादा बेहतर विजन मांझी जी का है। मांझी जी ने किसानों के लिए 5 एकड़ जमीन से कम जो जिनके पास उनका बिजली बिल माफ करने की बात कही। किसानों के हित में जो विजन मांझी जी के पास है वो विजन नीतीश बाबू के पास नहीं। मैं एक लाइन में कहूँगा कि ये जो है 1,20,000 करोड़ इतना बजट आपके पास है, तो आप क्यों नहीं ये 5 डिसमिल जमीन जो गरीब महादलितों को देना है या दलितों को देना है उनको दिया जाए? क्यों नहीं 13 महीने का वेतन दिया जाए? सिपाही जो हमारे सिपाही और थानेदार हैं, क्यों नहीं वित्त रहित शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों का कल्याण हो? क्यों नहीं ललित कला संगीत शिक्षक का कल्याण हो? क्यों नहीं रसोइया का कल्याण हो? 177 रुपया। लेकिन सवाल अभी भी ये लाजमी है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल भी जाए तो इस तरीके के बजट से नहीं, इतने पैसे हैं, इस तरीके की सोच से आखिर क्या हासिल हो जाएगा? इनको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इनको ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? चौधरी साहब आप सबों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको? 1,20,000 करोड़ से अधिक का टोटल बजट है।